Hello students, I am Dr. Priyanka and now we are going to start with the chapter number 15, that is biodiversity and conservation. Students, in last sessions of this unit of biology, we have discussed many aspects of ecosystem, environment and organisms and about the interactions of population. Basically, we have discussed organisms and the interactions between the ecosystem, environments and the interactions within own cells like a population interactional. कैसे कम्युनिटी फॉर्म हुई, कैसे पॉपुलेशंस इंटरेक्शंस करती हैं एक दूसरे के साथ, कैसे एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ एक अडेप्टेशन करके एक कम्युनिटी को गिव राइज करता है. दूसरे फिर हम लोगों ने इकोसिस्टम के बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में बात की. फिर हम लोगों ने उसमें लिविंग कंपोनेंट्स एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स को इंटरेक्शन लेवल पे डिस्कस किया. At the last we have discussed about the food chains and the food web. Now at the last we have discussed at the nutrient cycling, that is more important. न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में हम लोगों ने बातें की कि कैसे न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल किया जाता है और इकोसिस्टम में वापस दिया जाता है, क्योंकि वंस उसका क्या रीजन होता है कि वो दोबारा रीयूज के लिए अवेलेबल हो सके हमारे लिए ही. दूसरी हम लोगों ने बात की, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि एनर्जी इज द यूनिडायरेक्शनल फ्लो. तो अगर मैंने बात बोली एनर्जी इज अ यूनिडायरेक्शनल फ्लो, तो उसमें मैं क्या बताना चाह रही थी कि वंस कि एट एवरी ट्रॉफिक लेवल का क्या मैंने बताया था कि एट स्पेसिफिक प्लेसेस many of the stages are there, repeated sequences होते हैं being eaten up and eating processes के, right. उसमें मैंने बताया कि हर ट्रॉपिक लेवल पे 10% एनर्जी लॉस हो जाती है, तो वो 10% और वो हमेशा एक ही डायरेक्शनल में फ्लो करती है. वंस द एनर्जी गेट लॉस इट कैन नेवर कम्स बैक, राइट. सो दिस इज द लॉ कि व्हाई द एनर्जी फ्लो इन द पिरामिडल स्ट्रक्चर इज यूनिडायरेक्शनल, राइट. उसके बारे में हम लोगों ने इम्पोर्टेंटली बात की बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में, जैसे कि न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में हम लोगों ने कार्बन साइकिल बात किया, फॉस्फोरस साइकिल बात किया. लास्ट में हम लोगों ने इकोसिस्टम सर्विसेज की बात किया. उससे पहले हम लोगों ने इकोलॉजिकल डायग्राम्स की बात किया, ग्रोथ मॉडल्स की बात किया, लॉजिस्टिक एंड एक्सपोनेंशियल मॉडल्स ऑफ द ग्रोथ of population obviously. So we have discussed a major part of the ecology chapter of this ecology unit. In this unit we have discussed many of the things about environment, adaptations, but अभी जो एक मेन कंसर्न है हम लोगों ने एनवायरमेंट के साथ इंटरैक्शंस तो पढ़ लिए सारे, हम लोगों ने सारे एज अ होल सारे इंटरैक्शंस पढ़ लिए, हम लोगों ने बेसिक चीजें पढ़ ली. जैसे हम लोग गीता पढ़ते हैं, हम लोगों ने सारे चैप्टर वाइज आप पढ़ लेते हैं, लेकिन लास्ट में अगर आपको कोई बताए कि नाउ बताओ कि ये जो इंटरैक्शंस हैं क्या ये जुडिशियस हैं, क्या हम लोग ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, तो अभी वो इस चैप्टर में हम लोग वो पार्ट डील करेंगे इकोलॉजी का कि ठीक है नेचर ने हम लोगों को सब कुछ दिया. लास्ट इवन चैप्टर में हम लोगों ने बोला कि अगर हम लोग इकोलॉजिकल सर्विस का प्राइस टैग लगाएं तो अराउंड 18 ट्रिलियन हम लोगों का नेशनल होगा, और वर्ल्ड वाइड देखूं तो 33 to 34 ट्रिलियन प्राइस टैग होगा एक जो भी चीजें हम लोगों को नेचर से मिलती हैं. दैट मीन्स दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू अकोमोडेट सच अ हाई लेवल प्राइस, राइट. तो अगर मैं इसी चीज की बात करूं आगे जैसे मैं धीरे धीरे टॉपिक्स पे आऊं और मैं बात करूं चीजों को लेके, तो मैं यही चीजों को लेके बात करना चाहूंगी इस टॉपिक पे कि हाउ वी आर ओवर एक्सप्लॉइटिंग दीज रिसोर्सेज, वी आर नॉट जुडिशली यूजिंग दीज रिसोर्सेज and how to consume them. Now it's high time to think कि अभी जो हम लोगों को रिसोर्सेस मिली उनको कैसे कंजर्व कर सकते हैं और अपने आप को कैसे सुधार सकते हैं ताकि हम लोग इन एक्सप्लॉयटेशन को मिनिमाइज करें. ठीक है, हम लोगों को इंटरेक्शंस करनी जरूरी है, अडेप्टेशन एंड फॉर द सर्वाइवल, बट नॉट द ओवर यूज ऑफ दीज रिसोर्सेज. कहीं ऐसा ना हो ये रिसोर्सेज खत्म हो जाए एंड फिर नेचर एक इकोलॉजिकल सक्सेशन में चली जाए और प्राइमरी सक्सेशन को खत्म करके एक न्यू सक्सेशन की शुरुआत करे. सो दैट विल बी बेटर कि फॉर द
for survival of this race, it is mandatory to equally maintain the balance between this nature and the environment. तो nature और environment से एक balance maintain करने के लिए it is very very important to understand the fact that biodiversity, there are hell lots of organisms, different organisms that are living on this earth with us, right? And if we are debalancing and de-equalizing their nature, their habitat, and we are harming them in such a the way by our activities only, then the nature will clear off the succession and will made the new succession for the betterment of the balance, right? So अभी हम लोग बात करेंगे इस टॉपिक के बारे में. तो अभी हम लोग we are going to start with chapter number 15, that is biodiversity and conservation. अभी बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन की बात करूं तो कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस जो कि 1 to 3 मार्क्स में पूछी जा सकती हैं. तो सबसे पहले है बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन. डिस्क्राइब या लिख सकते हो टर्म is used to describe diversity at all levels of biological organization. पहला. दूसरा मेरे पास आ जाता है बायोस्फीयर रिजर्व्स refers to protected area of land or coastal environment having unique biodiversity. नेक्स्ट हम लिखेंगे क्रायोप्रिजर्वेशन. क्रायोप्रिजर्वेशन. अगर मैं क्रायोप्रिजर्वेशन की बात करूं तो व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय प्रिजर्वेशन एंड क्रायो, देन अ मेथड ऑफ स्टोरेज मेथड ऑफ स्टोरेज ऑफ व्हाट. सबसे पहले प्रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को प्रिजर्व करना. सो अ मेथड ऑफ स्टोरेज ऑफ लाइव मटेरियल्स. क्या है, लाइव मटेरियल्स को मेथड स्टोर करना एट अल्ट्रा लो टेम्परेचर. क्रायो का मतलब होता है वेरी फ्रीजिंग टेम्परेचर. At very ultra low temperature, that is in liquid nitrogen at minus 196 degree Celsius. This is the cryo. Next आ जाते हैं इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी. इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, द वेराइटी
of species in the different types of ecosystem, right? नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इम्पोर्टेंटली एंडेमिनिज्म। एंडेमिज्म में हम लोग बात करेंगे रेफर्स टू द अकरेंस of species to a particular region and not found anywhere else. राइट, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जीन बैंक। इंस्टीट्यूट which maintains stock of viable seeds live plants, tissue, culture, and frozen germplasm with a whole range of genetic variability, राइट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जेनेटिक डाइवर्सिटी। The diversity of genes within a species। एक हम बात करने वाले हैं एक्सोटिक एलियन स्पीशीज। एक्सोटिक स्पीशीज और एलियन स्पीशीज, तो स्पीशीज which are introduced in an ecosystem to which they are not native। नेक्स्ट हम लोग हॉटस्पॉट्स, region with very high levels of species richness and high degree of endemism।
नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे IUCN। वेरी इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है इस पे। तो इसमें हम लोग बात करेंगे इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड natural resources। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ऑफ साइट कलेक्शंस। इसमें हम लोग बात करेंगे लाइव कलेक्शंस ऑफ वाइल्ड एंड डोमेस्टिकेटेड स्पीशीज in botanical garden, zoological park, etc. दैट मीन्स कि इसमें जूलॉजिकल पार्क्स, बॉटेनिकल गार्डन्स का इक्वल रोल है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग अब टाइगर्स को कंजर्व करने के इतने सारे प्लान्स बना रहे हैं, तो कोई एंडेंजर्ड हो रही है स्पीशीज जो कि ऑब्वियसली हम लोग उनको जंगल में प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं इन वन और द अदर वे, तो उसके लिए ये सारी चीजें हैं, उसके लिए प्रिपरेशन होती है कि वी हैव टू प्रोटेक्ट देम इन एन एनवायरमेंट विच आर अंडर द केयर ऑफ ह्यूमन, राइट। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पे बात करेंगे, रेड डाटा बुक। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं रिकॉर्ड ऑफ थ्रेटन्ड स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड animals maintained by IUCN, that is International Union of Conservation of Nature एंड नेचुरल। ये बार बार इसलिए लिख रही हूं ताकि याद हो जाए आप लोगों को, क्योंकि 1 मार्क में क्वेश्चन पूछ लेता है इस पे। सो आई एम राइटिंग इट दैट इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल सोर्सेज, दिस इज द ओनली ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज द ओनली लेवल जो कि एनिमल्स को, नेचर को, नेचुरल रिसोर्सेज को एक तरीके से प्रोटेक्ट करने के लिए या पता लगाता रहता है कि हाउ दे आर गोइंग टू एंडेंजर्ड, कैसे कम हो रहे हैं, कब ज्यादा हो रहे हैं। सो दिस इज नाउ नेक्स्ट इज हम लोग बात करने वाले हैं सैक्रेड फॉरेस्ट्स। सैक्रेड फॉरेस्ट से व्हाट यू विल अंडरस्टैंड कि फॉर एग्जाम्पल इसको राइट डाउन हम लोग करेंगे कि फॉरेस्ट पैचेस protected by tribal
कम्युनिटीज। ये सैक्रेड इसलिए बोल रही हूँ बच्चे मैं, क्योंकि ये दे आर द स्ट्रिक्ट एंड अंडर द कंट्रोल। जैसे हम लोग एरिया नहीं बांट लेते कि ये तो हमारे फॉरेस्ट हैं, आप नहीं काटोगे। जैसे चिपको मूवमेंट स्टार्ट हुई थी तो पीपल टेंड्स टू पीपल्स टेंड टू बाइंड द फॉरेस्ट, राइट, कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको ट्रीज काटने हैं सो यू हैव टू कट आवर सेल्फ फर्स्ट, उनको काटो अगर आपको ट्रीज को कट करना है। तो उसमें ये था कि दैट दे आर प्रोटेक्टिंग द फॉरेस्ट, लाइकवाइज ट्राइबल कम्युनिटी स्टार्टेड प्रोटेक्टिंग द पैचेस ऑफ फॉरेस्ट, लाइक ये हमारा फॉरेस्ट पार्ट है या आपका फॉरेस्ट पार्ट है, आप वो फॉरेस्ट में आप नहीं आओगे, मतलब जितने भी उनके एनिमल्स हैं, ट्रीज हैं, उसको सबका प्रोटेक्शन वो ट्राइबल कम्युनिटी करेगी जो उस पर अपना जमा रही है फॉर द टाइमिंग, ठीक है। ड्यू टू रिलीजियस sanctity accorded to these forests, right? नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे स्पीशिएशन। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन of new species, process of formation of new species is called speciation, right? नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे स्पीशीज डाइवर्सिटी। इसमें हम लोग बात करेंगे द वेराइटी ऑफ स्पीशीज विद इन अ रीजन इज कॉल्ड स्पीशीज डाइवर्सिटी। नेक्स्ट बात करेंगे स्पीशीज richness। Number of species per unit area is called species richness, that is, इसको आप स्पीशीज डेंसिटी भी कह सकते हो कि कितनी डेंसिटी स्पीशीज की इन अ गिवन लोकेशन इन गिवन कंडीशन में है, राइट। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस विच वी हैव डन। अभी हम लोगों ने ये जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस करी हैं, ठीक है, इन डेफिनेशंस में हम लोगों ने काफी बातें करी हैं टॉपिक्स के बारे में। जो मेन टॉपिक्स वी गोना स्टडी, द मेन टॉपिक वी गोना रीड एंड रिवाइज, राइट। इन टॉपिक्स के बारे में हम लोगों ने बात करी, ऊपर से हम लोगों ने इनके मेन एजेंडास को डिफाइन किया कि ये टॉपिक्स को क्यों टर्म किया गया है, किस वजह से टर्म किया गया है, व्हाट आर द पर्पसेस। ऑब्वियसली टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का अगर मैं ब्रॉडर व्यू देखूं कि अगर पूरा मैं समझूं कि बायोडाइवर्सिटी है क्या, तो लायंस है, लायंस की मेनी स्पीशीज आर एग्जिस्टिंग। ऐसे ही बहुत सारे एनिमल्स हैं, उनकी मेनी स्पीशीज। अभी मैं अगर इसी स्पीशीज की बात करूं तो देयर आर 8 करोड़ स्पीशीज ऑफ ants which existed in single forest। अभी 8 करोड़ स्पीशीज एग्जिस्ट होना, दिस इज नॉट अ स्मॉल थिंग, राइट। ऐसे ही बहुत सारे एनिमल्स हैं, मैमल्स हैं, विच इज द वर्ल्ड इज अ ग्लोबल इकोसिस्टम इन विच देयर इज अ वास्ट
flora and fauna, or the vast habitat of different animals living in a same place, right? And above them we are also living them. Our interaction with nature is at such a high level. हमारे interaction nature से बहुत high level पे हैं. और जहां तक कि मैं बात करूं एनिमल्स की, प्लांट्स की, दे आर नॉट एक्सप्लॉइटिंग देम, दे आर इंटरैक्टिंग देम फॉर द सर्वाइवल पर्पसेस, फॉर अडेप्टेशन पर्पसेस. बट हमारे इंटरैक्शंस नेचर के साथ हर लेवल के हैं. फॉर सर्वाइवल, फॉर द बेनिफिट्स, बिकॉज वी हैव ब्रेन्स, वी हैव गॉट ब्रेन्स. सो हम लोग नेचर को एक न्यू टाइप से मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं. एंड इन दिस न्यू मॉडिफिकेशन दैट वी आर डूइंग, वी आर हार्मिंग द बैलेंस ऑफ नेचर. इस वजह से हम लोग बैलेंस नेचर का बिगाड़ रहे हैं. हम लोग पॉपुलेशन पर्पसेस के लिए फॉरेस्ट को कट करके लैंड इंडस्ट्रीज बना रहे हैं फॉर आवर यूज, फॉर आवर नीड्स. उससे क्या हो रहा है, जितना परसेंट एयर, न्यूट्रिएंट साइकिल, हम लोग एयर साइकिल, ठीक है, न्यूट्रिएंट साइकिल लाइक इन गैसियस सप्लाई, लाइक इन गैसियस स्टेट और इन द लैंड वे, right? We are deharming, we are disbalancing the nature of this planet. इस वजह से बहुत सारी endangered हो रही हैं स्पीशीज, उनको मारना फॉर देयर स्किन पर्पसेस. ये तो हम लोग छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हैं. बट इस चैप्टर में हम लोग मेनी ग्रेडियंट्स के बारे में पढ़ेंगे. हम लोग डायवर्सिटी पढ़ेंगे एट एवरी लेवल. हम लोगों ने 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आपने एनिमल किंगडम में डिफरेंट क्लास, ऑर्डर, किंगडम, ठीक है, फाइलम की बात की थी. पोरिफेरा, सीलेंट्रेटा, नाइडेरियंस, प्लेटीहेल्मिन्स, एस्कीहेल्मिन्स. फिर नाउ आपने हेमिकॉर्डेट्स, काइनोडोमिट्स, हेमिकॉर्डेट्स एंड नाउ वर्टिब्रेट्स स्टार्ट हुआ था. फिर उसमें आपने क्लासेस पढ़ी थी, 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासेस यू हैव स्टडीड, राइट? उसमें बेसिकली आपने क्या किया, आपने उसमें डिफरेंट लेवल के ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करी विच विल बी यूजफुल फॉर यू, राइट? अभी वो क्या यूजफुल थी, इतनी वाइड वेराइटी की स्पीशीज इन एन गिवन एरिया में जब रहती है और चीजें अडेप्ट करती हैं, तो सबसे पहले तो आप उस इकोलॉजिकल स्पीशीज के बारे में पढ़ेंगे और उनके सक्सेशंस का थोड़ा सा टर्म रेफर करेंगे, राइट? नाउ अब हम लोग थोड़ा सा बायोडाइवर्सिटी को और समझते हैं. दैट द टर्म बायोडाइवर्सिटी वाज popularized by the sociobiologist. Sociobiologist that means कि जो biologist है और जो भला socially biologist बायोलॉजी के इस प्रोस्पेक्टिव को देख रहा है, और नाम था एडवर्ड विल्सन. टू डिस्क्राइब combined biodiversity at all levels of biological organization. Right? इसके बाद he said that the diversity exists at all levels. As we know this, कि biodiversity that means diversity, छोटा सा छोटा एनिमल, एक इकोसिस्टम में आपको 5-6 तरह के अलग अलग प्राणी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स दिख जाएंगे. तो ये क्या है, एक टाइप की, दिस इज टाइप ऑफ अ ह्यूज बायोडाइवर्सिटी, लिविंग डाइवर्सिटी यू कैन से. At all levels of biological organization, ranging from
macromolecules within cell to biomass. Biomass, that means organic matter. अभी इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट levels of biodiversity are genetic diversity, species diversity, ecological diversity. राइट सबसे पहले हम लोग जेनेटिक डाइवर्सिटी पे बात करेंगे. राइट तो इसमें सबसे पहले लेट अस स्टार्ट विद जेनेटिक डाइवर्सिटी. अभी डाइवर्सिटी को हम लोगों ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. ठीक है, दैट इज जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी. तो सबसे पहले जेनेटिक डाइवर्सिटी में इज द variation in the genes and their alleles, in the genes and their alleles in the same species. Example, the medicinal plant Rauwolfia. Rauwolfia. Vomitoria. Rauwolfia vomitoria growing in different Himalayan ranges show genetic variation in terms of potency and concentration of the active chemical reserpine that the plant produces. Genetic diversity, then it is the variation in the genes and their alleles in the same species. That means एक ही species है but उनके species में, उनके genes में जो टाइप ऑफ वेरिएशन दिखाई देगी. फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन प्लांट्स, एग्जाम्पल जरूर लिखना है. Rauwolfia vomitoria growing in Himalaya region shows genetic variation in terms of potency, कि एक की पोटेंसी, एक की कैपेबिलिटी थोड़ी सी डिफरेंस है. एंड कंसंट्रेशन ऑफ द एक्टिव केमिकल रेस्पिरेंट दैट प्लांट प्रोड्यूसेस, इसमें रेस्पिरेंट नाम का एक केमिकल प्रोड्यूस होता है. सो ये डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन में प्रोड्यूस होता है. कुछ स्पीशीज में ज्यादा होता है, कुछ स्पीशीज में कम होता है, कुछ स्पीशीज में बहुत माइन्यूट रेंजेस में होता है. राइट, बट दे आर द सेम स्पीशीज.
इसमें एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं दैट देयर आर मोर देन 50,000 genetically different strains and species you can say of rice, and 1,000 more than genetic different species of wheat. ये वाला तो हम लोगों ने जब हम लोग एग्रीकल्चर पढ़ रहे थे उन्हीं में पढ़ा था. अभी अगर मैंने बात की वीट की, तो राइस एंड वीट तो सीरियल्स में आती है. कोई एक फ्रूट ले लो, जैसे एनसीईआरटी मैंगो बोल रही है इन वन वे, मैंगो हो गया. क्यों अभी हम लोग ही देख लेते हैं अपने को, जब हम लोगों का मैंगो का सीजन स्टार्ट होता है तो कितने डिफरेंट मैंगोज आ जाते हैं. सो दिस इज नॉट द टर्म ऑफ कि मैंगो कितने ज्यादा हैं, दिस इज द टर्म कि जेनेटिकली वेरिएशन कितनी है. एंड दिस इज नॉट 1,000, दिस इज अराउंड 10,000 वेरिएशन स्पीशीज ऑफ जेनेटिकली एक्टिव मैंगो दैट आर प्रोड्यूस्ड, राइट. तो अगर मैं बात करती हूँ स्पीशीज स्पेशल, अभी एक जो दशहरी आम, अगर मैंने सिंपल सा कह दिया एक दशहरी आम, और एक जो स्पीशीज ऑफ मैंगोज जिनसे आप लोग पिकल्स बनाते हैं, दे आर द सेम, बट द डिफरेंस इज कि वो आम थोड़ा सा खट्टा होता है. दे आर द जेनेटिक डिफरेंस, द जीन्स ऑफ द बोथ मैंगोज आर सेम, राइट. बट व्हाट इज डिफरेंट द वेरिएशन इन एलील्स डिफरेंट है उनकी स्पीशिएशन में. दैट मीन्स द सर्वाइवल मेथड्स ऑफ एडेप्टेशन इज डिफरेंट. फॉर एग्जाम्पल, मैं भी ह्यूमन बीइंग हूं, हम नॉर्थ इंडियन पीपल हैव अडेप्टेड द क्लाइमेटिक कंडीशन इन सच अ वे दैट वी आर मूविंग टुवर्ड्स द सर्वाइवल. अभी साउथ इंडियन लोग भी ह्यूमन बीइंग्स है, बट दे हैव अडेप्टेड द एनवायरमेंट ऑफ द कोस्टल एनवायरमेंट स्पेशली इन सच अ वे कि उनका कलर थोड़ा सा ब्लैक हो गया है. अभी अगर मैं ऐसे ही बिल्कुल टॉप टुंड्रा रीजन पे चले जाऊं या कश्मीर के लोगों को, तो दे आर वेरी फेयर इन कलर ड्यू टू द कोल्ड रीजन्स, राइट. सो कोल्ड रीजन्स की वजह से, क्लाइमेटिक की वजह से दे हैव फेयर कंप्लेक्शन, दे हैव द फेयर स्किन टोन बिकॉज द लेस प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन, राइट. सो दिस इज द वेरिएशन इन द डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी. So this is the genetic diversity. Now let's comes to the second, that is a species diversity. Species diversity. So अगर मैंने को स्पीशीज अभी मैंने जेनेटिक डाइवर्सिटी क्लियर किया, अगर मेरे को स्पीशीज डाइवर्सिटी को डिफाइन करना है तो मैं कैसे कहूंगी कि बेटे अभी मैंने बात की थी जेनेटिक डाइवर्सिटी के में, ठीक है जीन्स तो सेम है, बट व्हाट इज द डिफरेंस, वेरिएशंस ऑफ जीन्स एंड वेरिएशंस इन द एलीलिक फॉर्म. अभी स्पीशीज में क्या है, स्पीशीज ही डिफरेंट है, ठीक है. मेनी टाइप्स ऑफ स्पीशीज दिखती है. जैसे लायन की कम से कम 15-16 हजार स्पीशीज देखने को मिल जाएंगी. व्हाइट लायन, बंगाल टाइगर, क्या है उनमें क्या डिफरेंस है, उनकी स्पीशिएशन का, उनके तरीके का, उनके नेचर ऑफ अडेप्टेबिलिटी फैक्टर का, राइट. तो मुझे दूसरी अभी जैसे मंकी की कितनी ज्यादा स्पीशीज है, अभी जैसे 8 करोड़ स्पीशीज देखने को मिल सकती हैं इन अ सिंगल फॉरेस्ट, राइट. सो हाउ यूल write it down that it is the variation in the number and richness of species in a given area, species in the given area, or you can say region. एग्जाम्पल, द वेस्टर्न घाट्स. अभी एग्जाम्पल देना बहुत जरूरी है. जो भी आप, जैसे इसमें हम लोगों ने एग्जाम्पल दिया रोल्फोरियम और वोमेटेरिया का, और एक हम लोगों ने एग्जाम्पल दे दिया मैंगो और राइस का, ठीक है. ऐसे ही आपने इसमें एग्जाम्पल जरूर देना है जिस भी बायोडाइवर्सिटी के एस्पेक्ट को यू आर मेंशनिंग, ठीक है. अगर मैंने बोल दिया वेस्टर्न घाट्स में, तो वेस्टर्न घाट्स में स्पीशीज ऑफ
टाइगर्स आर डिफरेंट, राइट। अगर मैं टाइगर्स बोल रही हूँ, जैसे कि एनसीईआरटी एम्फीबियंस का एग्जांपल ले रही है, एज अ होल ले रही है, बट आप टाइगर का भी बोल सकते हो, ठीक है। आप टाइगर का ले लो कि वेस्टर्न बंगाल टाइगर्स के एग्जांपल ले लो कि बंगाल टाइगर अलग है, अभी ऐसे जो अफ्रीका में मिलते हैं वो अलग है, ऐसे जो अमेरिकन फॉरेस्ट में लायंस मिलते हैं या टाइगर्स मिलते हैं उनका अलग ओरिएंटेशन है, स्पीशिएशन है। सो दैट मीन्स इसमें ये बताया गया है कि एक्टिविटीज ऑफ वन फंक्शन इज डिफरेंट टू द अनदर फंक्शन। अभी मेरी आदत, नॉर्थ इंडियंस मोस्टली की आदत क्या होती है कि दे टेंड टू सर्वाइव ऑन लॉट्स ऑफ फैट्स, राइट। फैट्स, घी, लाइक पंजाब एंड हरियाणा, दिस इज कम्स अंडर द ऑल नॉर्दर्न इंडिया, राइट। बट अगर मैं यही देखूं साउथ इंडिया में, बट दे डोंट यूज टू इवन ईट that much ghee content and the fat content that we North Indian used to have. What they have, they'll have a rice content more rather than having lots of lipid content like ghee, fat and oil. अब ऐसे ही rice content उनका ज्यादा होगा, coconut content उनका ज्यादा होगा, so that they used to get the lipid content from the coconut only. But we don't have anything. We are not living in such coastal region. We are not living near the seas. So we don't need that much rice and proteinaceous carbohydrate content that we used to get from rice and starches, right? So इस वजह से डिफरेंस क्या हो सकता है कि मेरी ह्यूमंस दोनों ही हैं, लेकिन ह्यूमंस के अडेप्टेबिलिटी फैक्टर की वजह से वो ह्यूमंस जो हैं, जो साउथ इंडियन है, दे आर ब्रॉट अप इन डिफरेंट एनवायरमेंट, दे आर ब्रॉट अप विद अ डिफरेंट adaptability factor and we are brought up with a different adaptability factor, right? तो उस वजह से क्या आ रहा है, हम दोनों स्पीशीज में फंक्शन में आ रहा है। वैसे ही ब्राजीलियन स्पीशीज आ गई, फॉरगेट अबाउट ब्राजीलियन स्पीशीज। ऐसे ही ट्राइबल कम्युनिटीज ले लो, ट्राइबल कम्युनिटीज में दे आर स्टिल लिविंग इन सच अ ऑरा ऑफ देयर ओन थॉट्स, दे आर नॉट that much responded and connected to the modern cities and the modern environment and the modern technology. They are still living in the tribal, they are still living in the dense harsh forests, they are still surviving for food, they still जानवरों को मार के खाना रात को, हंट करके खाना। हम लोग तो ऐसा नहीं है ना कि रात को खाना खाना है तो चलो फॉरेस्ट हंट करने, ऐसा तो हम नहीं करते हैं। वी जस्ट यूज टू बाय and get the food, right? How they are surviving in such forests, how they are, अभी for example एक निम्बिया डेजर्ट का एग्जांपल लूंगी। निम्बिया डेजर्ट में क्या होता है, द ट्राइबल कम्युनिटी, निम्बिया डेजर्ट में द क्लाइमेट इज सो हार्श कि they have to hunt a certain lizard, a certain rat, whatever they used to get, they'll hunt and get it back for the community. And the community difference between the two community, for example, अगर एक tribal community अगर उन्होंने one part of the desert में situate किया है, तो अराउंड 4 दिन के रास्ते के बाद, मतलब 4 दिन का आप ट्रैवल करोगे, तब जाके आप उनके दूसरे कम्युनिटी या गांव, जैसे वो कहते हैं ना कि दिस इज द वन ट्राइबल विलेज, और उनका विलेज क्या है 15-20 लोगों का, राइट? और ऐसे ही उनका दूसरा विलेज क्या है 25-30 लोगों का। सो दिस दे आर कॉल्ड दैट अ विलेज। तो अगर आपको एक विलेज से दूसरे विलेज तक जाना है, दैट मीन्स वो अपने एरिया में सिचुएट किया गया है उन्होंने। ट्राइब इज सेम बट दे हैव सिचुएटेड द डिफरेंट ट्राइब। अभी ऐसे निम्बिया डेजर्ट में ह्यूमन स्पीशिएशन की डिफरेंट ट्राइब्स देखने को मिलेंगे, और हम लोगों को डिफरेंट ट्राइबल कम्युनिटीज भी देखने को मिल जाती हैं। सो ये क्या है, दैट द फंक्शन एंड द अडेप्टेबिलिटी मैनर इज डिफरेंट। लाइक इन द केस ऑफ वेस्टर्न घाट्स, द एम्फीबियंस living are different from each other. And more than 3,000 diversity exists of amphibians of same species.
or different you can say, right? So this is a species diversity. अब हम लोग अगर नेक्स्ट एक्सपेक्ट पे बात करें तो दैट इज द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी. अभी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात करूं तो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या है? इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है कि एक इकोसिस्टम है, राइट? अभी इकोसिस्टम है, अभी उस इकोसिस्टम को सस्टेन करना है, तो उसके लिए डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द इकोसिस्टम आर नेसेसरी. सो हाउ यू गोना राइट इट डाउन कि variety, yeah, you can say it is a variety in type. It is the variety in type of ecosystem of a region, right? एक रीजन के इकोसिस्टम में टाइप हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल एक्वेटिक हो गया, टेरेस्ट्रियल हो गया, डेजर्ट हो गया. सो इट मे बी डिफरेंट. दैट इज, या यू कैन से एग्जाम्पल, इंडिया विद इट्स डेजर्ट्स. अगर मैं इंडिया के डेजर्ट्स की बात करूं, अगर मैं इंडिया के ग्रीनलैंड्स की बात करूं, या माउंटेनरिंग रीजन्स की बात करूं इंडिया के, मेरे को डिफरेंट क्या है ये? डेजर्ट, ग्रीनलैंड्स, माउंटेनरिंग रीजन्स, क्या है ये डिफरेंट इकोसिस्टम्स हैं. और इन इकोसिस्टम में भले ही अगर सेम स्पीशीज सेम जीन है, बट द डिफरेंस इन द डिफरेंस इज द डाइवर्सिटी. कि अगर मुझे एक स्पीशीज एक उसकी दिखाई दे रही है तो दूसरी स्पीशीज अलग दिखाई दे रही है. डिफरेंस इन द डाइवर्सिटी ऑफ द एनिमल्स. ठीक है, एनिमल्स में डिफरेंस दिखाई देगा मुझे कि ऐसा ही डिफरेंस मुझे दिखाई देगा अगर मैं चाइना और इंडिया की बात करती हूं. तो चाइनीज पीपल, हाउ दे लुक लाइक, बिकॉज ऑफ द अडेप्टेबिलिटी फैक्टर, अगेन दे आर स्टाउट, छोटे हाइट के होते हैं मोस्टली. दे हैव द आई फैक्टर, दे हैव, राइट? अभी हम लोगों का बिकॉज क्यों हो गया है उनका? बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक अडेप्टेशंस. तो उसकी वजह से उनका अडेप्टेबिलिटी फैक्टर जैसा है, बट उसका डिफरेंस आ गया है. दैट मीन्स इकोलॉजिकल, डिफरेंट इकोसिस्टम में रहने की वजह से, डिफरेंट अडेप्टेबिलिटी फैक्टर की वजह से उनमें ये डिफरेंस आ गया है, उनमें ये डिफरेंस देखने को मिल रहा है. बट अगर मैं यही बात करूं जेनेटिक या स्पीशीज डिफरेंट में, तो वो एक ही स्पीशीज के होते हैं, एक ही एरिया में रह सकते हैं, जरूरी नहीं कि अलग अलग एरिया में रहें. बट अगर मैं इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात करूं तो वो तो बिल्कुल ही अलग हो गई. जैसे डेजर्ट के एनिमल्स को कंपेयर कर रहे हो माउंटेन्स के एनिमल्स के साथ, तो ऑब्वियसली वो तो डिफरेंट ही होगी. अगर आपने डेजर्ट के, इवन आप, मैं कह रही हूं, अगर मैं कैक्टस को कंपेयर कर रही हूँ राइस के प्लांट्स के, अभी राइस को चाहिए अबंडेंट ऑफ वाटर, स्टैंडिंग वाटर टू ग्रो. अभी कैक्टस को तो वाटर नहीं चाहिए. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ कैक्टस एंड अ राइस. So you can say alpine trees, coniferous trees, has got greater variety in ecosystem diversity than Scandinavian country. Here you can say Scandinavian, Norway country, then India. ठीक है, अगर मैं एक कंट्री का डिफरेंस ले लूं, नॉर्वे का और इंडिया का, तो इंडिया के पास अपनी अलग इकोलॉजिकल सिस्टम वैरायटी है, प्लांट्स एंड एनिमल्स है. ऐसे स्कैंडिनेवियन, नॉर्वे के पास अपनी अलग है. सो दैट्स हाउ यू कैन क्लब द डिफरेंस डाइवर्सिटी इन अ वन सिंगल रोप.
सो इसमें कह सकते हैं कि मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन, और ये रिस्पॉन्सिबल किस चीज की वजह से है? दैट मीन्स व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस डिफरेंस? रीजन बिहाइंड, you can say the consequence. What is the reason? Because millions years of evolution in which animals and the species have evolved, and species have adapted the suitable techniques or environment for survival. तो सर्वाइवल के लिए अलग अलग स्पीशीज ने, ठीक है, अलग अलग डाइवर्सिटी इवॉल्व हुई. जैसे 11th क्लास में हम लोग ने जब एनिमल किंगडम हम जब आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उसमें क्या डिस्कस किया था कि जैसे कि एक स्पीशीज, एक फाइलम से जब दूसरा फाइलम चेंज होता है, तो जस्ट बिफोर फ्यू ईयर्स आफ्टर बहुत सारी स्पीशीज डेवलप हो जाती है छोटे लेवल पे, ठीक है. अभी जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया था इन केस ऑफ जेनेटिक वेरिएशन, कि जब हम लोग बात करते हैं एक स्पीशीज टू अनदर स्पीशीज से, फॉर एग्जांपल मैंने बात की, मैंने एग्जाम्पल दिया था कार्स का, कि अगर मैंने एक ऑल्टो की बात की है और एक स्विफ्ट की बात की है, तो ऑल्टो और स्विफ्ट के बीच में 3-4 मॉडल आ जाते हैं ऑल्टो के, राइट. तो वो क्या बता रहा है कि देयर आर मेनी लेजर कंपेयर टू मॉडल्स. जब तक एक न्यू मॉडल नहीं आता, जब तक एक न्यू फाइलम नहीं क्रिएट होता, या जब तक एक न्यू स्पीशीज या यू कैन से ऑर्डर ऑफ क्लास क्रिएट नहीं होता. यही पढ़ा था हम लोगों ने एनिमल किंगडम में कि पोरिफेरा, और अगर मैंने बात कर दी नाइडेरियंस की, तो पोरिफेरा और नाइडेरियंस के बीच के जो स्पीशीज डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा हो सकता है. धीरे 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 चेंज के कारण क्या हो रहा है, कंप्लीट वेरिएशन नहीं आ रहा सडन ने. ये नहीं कि एक पोरिफेरा का मेंबर आया और अगले दिन आपके नाइडेरियंस बन गए, नहीं, कुछ इवोल्यूशन हुआ, वो उन्होंने कुछ अपना एनवायरमेंट, कुछ पॉपुलेशन में मॉडिफिकेशन किया, फिर थोड़े से सालों बाद कुछ पॉपुलेशन में मॉडिफिकेशन आया, फिर थोड़े सालों बाद कुछ पॉपुलेशन में मॉडिफिकेशन आया. तो जैसे जैसे ये मॉडिफिकेशन आता गया, जैसे जैसे ये मॉडिफिकेशन फैक्टर बढ़ता गया, जब एक मैंने लास्ट मॉडल देखा और मैंने देखा यार ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट स्पीशीज है, पोरिफेरा के कैरेक्टर मिल ही नहीं रहे हैं, पोरिफेरा के कैरेक्टर स्केच मिल ही नहीं रहे कि यार उसमें ऑस्क्यूलेंस था, उसमें कैनोसाइट सेल्स थे, इसमें तो है ही नहीं, इसमें तो फिर पॉलिप और मेड्यूला के स्पीशीज बन रही है और इसमें स्ट्रक्चर भी अलग है और उसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. तो मुझे समझ में आया कि यार ये तो फिर इसको तो मैंने अब नाम देना है डिफरेंट स्पीशीज का. तब मैंने उसको बोल दिया डिफरेंट स्पीशीज. अब इस मॉडल से नेक्स्ट मॉडल तक, लेट अस सपोज इससे सीलेंट्रेटा तक, पूरी स्पीशीज में धीरे 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 वेरिएशन आएंगे, चेंज आते जाएंगे, जिसको मैं छोटी स्पीशीज में डाइवर्स करती रहूंगी. और एट द लास्ट मेरे को जब एक सडन चेंज दिखाई देगा कि अभी ये फाइलम इस फाइलम से बिल्कुल अलग है, वो यूमिनेटिंग बॉडीज में आ गए हैं एक्वाटिक में, तब मैं फिर उनका एक डिफरेंट चेंज कर दूंगी, राइट. सो उस वजह से मैंने ये देखा कि एवोल्यूशन इज नॉट जस्ट अ वन डे प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस जिसमें पूरा लॉन्ग टाइम पीरियड अराउंड थाउजेंड्स ऑफ इयर्स का चलता है, जिसकी वजह से धीरे 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 चेंजेबिलिटी फैक्टर्स आते हैं. सो दिस बायोडाइवर्सिटी, बट दिस चेंज इज व्हाट, ये चेंज बैलेंस मेंटेन करने के लिए नेसेसरी है. दिस बायोडाइवर्सिटी इज अ वेल्थ टू अस. क्यों ये वेल्थ है हम लोगों के लिए? बिकॉज we are having such a great and wide variety of flora and fauna. Like अगर मैं plants की बात कर रही हूँ, अगर मैं animals की बात कर रही हूँ, तो मुझे डिफरेंट वेराइटी के प्लांट्स दिख रहे हैं, और मुझे डिफरेंट वेराइटी के अगर प्लांट्स मिल रहे हैं तो डिफरेंट वेराइटी के प्रोडक्ट्स भी मिल रहे हैं. या आई एम गेटिंग डिफरेंट वेराइटी. अभी जो मैंने मैंगो स्पीशीज की बात की, तो एक दशहरा है, एक दशहरी आम कहते हैं, एक
पिकल्स में डालने के लिए जो मैंगोज बनते हैं, तो वो ऑब्वियसली मैंगो ही हैं दोनों, बट उनका जो स्पीशिएशन फैक्टर है वो डिफरेंट है। दैट मीन्स एक जो ट्री होगा जो कि पिकल वाले मैंगो ट्री से डिफरेंट है, उससे मुझे तो खाने वाला आम मिल रहा है और दूसरे से मुझे पिकल वाला आम मिल रहा है। दैट मीन्स द सेम स्पीशीज इज एग्जिस्टिंग बट आई एम गेटिंग द डिफरेंट प्रोडक्ट्स। सो दिस इज अ वेल्थ टू अस। अभी जैसे मैंने वोमिटेरियन प्लांट की बात करी थी, तो उसमें क्या है, मुझे डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रेस्पिराइन केमिकल मिल रहा है, उससे न्यूरोसाइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की दवाइयां बनती हैं उस प्लांट से। बेसिकली क्या होता है, डिप्रेशन के पेशेंट्स को, ट्रॉमेटिक पेशेंट्स को रेस्पिराइन के केमिकल की हम लोग दवाइयां प्रिस्क्राइब करते हैं फॉर द ट्रॉमेटिक कंडीशन। अभी वो भी हम लोगों को प्लांट से मेडिकेशनल पर्पस मिल रहा है, लेकिन उसकी कंसंट्रेशन हम लोगों को डिफरेंट डिफरेंट चाहिए होती है। जो फार्माकोलॉजिकल कंपनीज होती हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन का रेस्पिराइन चाहिए होता है। कुछ तो बेटे वो लोग प्लांट से निकाल लेते हैं, और अगर उनको वो थोड़ा सा ठीक नहीं लगता तो फिर वो लेबोरेटरीज में उसमें कुछ कुछ चेंजेस करते हैं। लेकिन जब वही चीज जो वो लेबोरेटरीज में चेंजेस करने वाले हैं वो 5 डिफरेंट ट्रीज दे रहे हैं अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन में, तो उनके लिए तो बेनिफिट ही है एक टाइप का कि अगर उनको एक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रेस्पिरिन 10% का मिल रहा है तो कहीं दूसरी 1% का भी मिल रहा होगा, क्योंकि स्पीशीज डाइवर्सिटी इज ऑल्सो एग्जिस्टिंग इन अ फ्लोरा फौना। तो उसमें मैंने क्या कर दिया, उसमें उन्होंने 10% मिल रहा है, दूसरे प्लांट में मुझे 2% मिल रहा है, तो मेरे को 2% चाहिए तो मैंने 2% ले लिया। अगर मुझे कॉन्सेंट्रेटेड केमिकल चाहिए किसी और पर्पस के लिए, तब मैंने उस 10% वाले स्पीशीज प्लांट से निकाल लिया। दैट मीन्स द ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स, दैट इज द वेल्थ। ऊपर से अगर मैं वैसे ही अपनी इकोलॉजिकल कंट्री की बात करूं तो उसमें तो टूरिस्ट अट्रैक्शन इतने ज्यादा आ जाते हैं कि मतलब जैसे आप लोग घर को डेकोरेट कर रहे हो एक टाइप से, तो आप घर को एक ऑर्नामेंटल वे में डेकोरेट करते हो। छोटी क्लासेस हम तो पढ़ते आए हैं, तो उसमें क्या है, वो क्या बोलने की कोशिश करें, दैट दीज आर द ऑर्नामेंट्स फॉर अस, दीज डिफरेंट डिफरेंट। आप जब भी किसी दूसरे स्टेट में जाते हो और वहां पे जू में जाते हो या म्यूजियम में जाते हो, सबसे पहले तो वो अपने स्टेट के डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी के प्लांट्स को मेंशन करते हैं कि भाई ये प्लांट उगता है हमारे स्टेट में, ये उगता है, ये वो उगता है। जैसे आप शिमला चले जाओ या आप हिमाचल प्रदेश चले जाओ, कश्मीर चले जाओ, तो उनके जो म्यूजियम्स हैं उसमें आपको डिफरेंट अराउंड 3600 टाइप्स के कॉनिफरस फॉरेस्ट ट्रीज के आपको स्पीशीज अलग अलग दिखाई देंगे। जो पाइन, उनमें क्या डिफरेंस है, किसी की पाइन अलग लेवल की है, किसी में जो फ्रेग्रेंस आ रही है वो अलग लेवल की है। So this is the biodiversity and the 3 aspect of biodiversity that we have discussed. और इस 3 एस्पेक्ट में जेनेटिक डाइवर्सिटी आ गई, स्पीशीज डाइवर्सिटी आ गई एंड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी आ गई। नाउ वी हैव टू स्टार्ट विद ग्लोबल डाइवर्सिटी, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी। सो we'll gonna start with this global diversity, जिसमें आपको ह्यूज वेराइटी ऑफ एम्फीबियंस को लेके चलना है। जो 11th क्लास में आपने एनिमल किंगडम किया था उसका थोड़ा सा पार्ट आप यहाँ पे करने वाले हैं। दैट मीन्स आपने उस पूरे बड़े से खतरनाक से चैप्टर को अब इसमें छोटे फॉर्म में समराइज करना है, और ये एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड में इसके पोस्टुलेट्स आ जाते हैं कि एम्फीबियंस टाइप्स बताओ, लेकिन ये जो डायग्राम्स एनसीईआरटी 15.1 फिगर में दे रखे हैं, ये जो डायग्राम्स हैं ये एंट्रेंस के और नीट के पेपर में डल जाते हैं, अच्छे खासी मात्रा में डल जाते हैं। मतलब 101% 17 मार्क्स का क्वेश्चन जो बनता है तो वो इसी को उठा के डालते हैं सीधा। और अगर मैं सीबीएसई बोर्ड की बात करूं तो बायोडाइवर्सिटी ऑफ एम्फीबियंस एंड बायोडाइवर्सिटी ऑफ इन इंडिया स्पेशली, उसकी बात ज्यादा करेंगे वो लोग, और उस पर आपसे सिंपल से मांगेंगे कि पोस्टुलेट्स बताओ और ये डायग्राम में से किसी एक डायग्राम को आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सो ये जो डायग्राम है 15.1 का, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क इट विद वेरी इंपॉर्टेंट इन योर एनसीईआरटी. So we're gonna start the global biodiversity in the next session. Till then, keep revising all the important 3 aspects of biodiversity, क्योंकि 3 marks का question बन सकता है इन पे. So all the best, keep revising. Thank you.